हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का अपना पूरा डिस्कशन। देखिए, ये मैराथन सेशन फर्स्ट है, मतलब ये लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे का हो सकता है। इसमें पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे स्टैटिक्स का। कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है लगातार आते रहते हैं एग्जाम में, वो सारे टॉपिक का डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा डिटेल में बताने का, थोड़ा आपको डिटेल में समझाएंगे। जहाँ पे केवल फार्मूला से ही काम चलेगा, वहाँ पे केवल फार्मूला आपको समझाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, जो आज का फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सारा जितना टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का सब देख लेंगे हम लोग। उसके बाद अगला जो मैराथन सेशन होगा, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एनडीए के एग्जाम में आ चुके हैं। तो जितना हम बताते जाएं आप उतना करते चलिएगा। नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं, और क्वेश्चंस जो हम आपको देंगे उसको आप खुद को सॉल्व करना है, आपको वीडियो को पॉज करके। और जो इस लेक्चर का पूरा पीडीएफ होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं जाके। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस क्लास का डिस्कशन। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पूरा डिस्कशन स्टैटिस्टिक्स का होने वाला है इस लेक्चर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता है। देखो, बेसिकली जैसे आपके पास कुछ डाटा का कलेक्शन है। इसमें डाटा का कलेक्शन, डाटा का एनालिसिस, डाटा का इंटरप्रिटेशन, डाटा का प्रेजेंटेशन, सिंपली इतना समझना है आपको। हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए आप एक क्लास में, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, उनके फादर का नाम, उनकी मदर का नाम, तो हर टाइप का चीज़ जो है ये सब एक डेटा है ना। तो अगर हमको उसी का एनालिसिस करना है, मान लीजिए हम एक लिस्ट बनाते हैं कि कितने एज ग्रुप में कितने लोग हैं। मान लीजिए हमें एक बना लिए कि 11 एज से 18 एज के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है। 18 से ज़्यादा बड़ी एज में कितने लोग हैं ना। तो इस टाइप का जो है एनालिसिस, ये सब क्या है, डाटा है। डाटा का एनालिसिस हम कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट होंगे सबके सबके कोरेस्पॉन्डिंगली अलग अलग डेटा होगा। ठीक है। तो इसी सब का जो एनालिसिस हो रहा है, यही सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आता है। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स का मतलब यही होता है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जैसे कई टाइप के आपके पास डाटा हो सकते हैं। स्टूडेंट्स का एज, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के फादर का नेम, स्टूडेंट के मदर का नेम, और बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। उनका एज क्या है ना। ठीक है। और मान लीजिए कि उनको आप मैथ का सब्जेक्ट में, किसको मैथ अच्छा लगता है, किसको फिजिक्स अच्छा लगता है, किसको केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो ये सब भी एक डेटा है। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स की क्लास में 40 लोग ऐसे हैं जो कि फिजिक्स पसंद करते हैं, और 30 लोग ऐसे हैं जो कि मैथ पसंद करते हैं ना। तो ये सब जो है डेटा ही है। तो अगर इसका एनालिसिस हम करेंगे तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आएगा। तो सबसे पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भी डेटा है आपको उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं बार ग्राफ। देखिए, तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग जितना समझेंगे वो ऐसे समझेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जनरली यूज होते रहते हैं, उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखिए, बार ग्राफ क्या है। बार ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पे एक क्वांटिटी आपके पास है। देखिए सिंपली यहाँ पे समझो, आप एक्स एक्सिस पे क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज है एक्स एक्सिस पे। अब हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज ना। अब हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं, वो वाई एक्सिस पे। तो दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस पे लैंग्वेज है, दूसरी एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप इसका पीक वैल्यू देख के समझ सकते हो। देखो, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 50। मतलब हिंदी बोलने वाले 50 लोग हैं। इंग्लिश बोलने वाले आप देखो, सबसे ऊपर में कितना जा रहा है, 80, यानी 80 स्टूडेंट्स हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। गुजराती में आपके पास देखो ये 60 स्टूडेंट। तो ये आप एक देखिए 60 के लेवल पे है ना, ये आपका ये 60 लेवल, मतलब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या बोलते हैं, गुजराती। तो ये एक बार ग्राफ का तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। सिंपल, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं वो आप वाई एक्सिस में देख के समझ सकते हो। और एक्स एक्सिस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे, जैसे केवल हिंदी इंग्लिश गुजराती है ना, यहाँ पे आप और कई सारी लैंग्वेज ले आ सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा। समझ में आया, ये बार ग्राफ एक है। अगला देखते हैं। अगला एक है हिस्टोग्राम। देखिए, थर्ड है पाई चार्ट, सर्कल ग्राफ, सेकंड है हिस्टोग्राम। देखो, हिस्टोग्राम भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब क्वेश्चन में आपके पास कई बार पूछा जाता है कि हिस्टोग्राम का वर्ड यूज हुआ रहता है, आपको देख के समझना होता है उसमें। ठीक है। देखिए, हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, बार ग्राफ में क्या था, जो एक्स एक्सिस थी वहां पर आपको एक क्वांटिटी दे रखी थी। अब वो लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, अब जरूरी नहीं कि लैंग्वेज, यहाँ पे कुछ और नया चीज आ सकता है ना। ठीक है। तो और इस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ वाई एक्सिस पे ना। तो इस टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो बार ग्राफ होता है। अब हिस्टोग्राम में क्या है, देखो एक्स एक्सिस में क्या है, आपके पास एक रेंज होगा, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ध्यान से समझना।
अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मान लीजिए कि 0 to 10, ध्यान से समझना, 0 to 10, ये 0 to 10, 0 to 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो वाई एक्सिस में देख के आप बता सकते हैं। 10 to 20 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप वाई एक्सिस में देख के बता सकते हो। ये एक हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। बेसिकली आपको यही समझना है, जो एक्स एक्सिस है क्या, मार्क्स ऑफ 10, मतलब ये एक रेंज है कि 0 to 10 में आपको कितने लोग दिख रहे हैं, 20 लोग दिख रहा है। देखो 20 लोग दिख रहा है, ये 20 लोग, यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू 20 है, मतलब 0 to 10 मार्क्स पाने वाले 20 लोग हैं। सेम उसी प्रकार से जब आप 10 के आगे जाओगे तो 10 to 20 में आपको देखो एक ग्रीन वाला दिख रहा है, इसमें कितना मैक्सिमम है, ये 30, मतलब 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 10 to 20 के बीच में है। तो ऐसे 20 to 30 के बीच में आपके पास क्या 25 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 के बीच में 35 स्टूडेंट्स हैं, और 40 से 50 के बीच में 45 स्टूडेंट्स हैं। ये तरीका है हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन का, समझ में आया ना, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। इसका जो एक्स एक्सिस है एक रेंज है वैल्यू का, वाई एक्सिस में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ऐसे तीसरा एक पाई चार्ट होता है या सर्कल ग्राफ होता है। देखो बेसिकली सर्कल ग्राफ में क्या करते हैं, अभी हम लोग जो हिस्टोग्राम और बार है इसमें दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बात की है ना, पाई चार्ट में एक सर्कुलर फॉर्म में बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, मान लीजिए आपकी क्लास में 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। अगर 100 स्टूडेंट आपकी क्लास में है, उसमें से मान लो कि 30 लोग हैं जो कि फिजिक्स पसंद करते हैं, ठीक है। अब 20 लोग हैं जो कि मान लो कि केमिस्ट्री पसंद करते हैं, और 15 लोग ऐसे हैं जो कि मैथ पसंद करते हैं। तो इस टाइप का जो डेटा होता है, अगर हम इसको सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। क्लियर। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा ओवरऑल एक सर्कल है, ठीक है। अब ओवरऑल सर्कल तो 100% है। अब इसका अगर कुछ कुछ पोर्शन हम अलग करें, देखो जैसे यहाँ पे आपके पास जो ब्लू वाला रीजन है, ब्लू वाले रीजन में 20% लिखा हुआ है, मतलब 20% का पार्ट ब्लू का है, 30% पार्ट क्या है आपका पिंक का है, और 25% ग्रीन का है, 15% व्हाइट का है, 10% येलो का है। मतलब अब इसमें अलग अलग टाइप के डेटा हो सकते हैं। मान लीजिए 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, अब 100 स्टूडेंट्स में 20% यानी कि 20 स्टूडेंट्स फिजिक्स पसंद करते हैं, 30 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पसंद करते हैं, 25 स्टूडेंट्स मैथ पसंद करते हैं। ऐसे करके आप डेटा समझ सकते हो। ये देख के समझ में आ रहा है ना आपको, ये चीज़ आपको समझ में आनी चीज़ जो हम समझा रहे हैं, ये पाई चार्ट का रिप्रेजेंटेशन है। तो पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं और कई बार आए हुए हैं क्वेश्चन। तो हम लोग कुछ जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, कैसे डिस्कशन होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, पाई चार्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है डाटा का। इसमें सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ओवरऑल तो आपका 100% है, अब उसमें कुछ कुछ पार्ट आप अलग अलग डिवाइड करो। अब जो पार्ट आप अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है उसमें पाई चार्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक फ्रीक्वेंसी टेबल, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। देखिए आपको किसी भी टॉपिक में जितना हम बताते चल रहे हैं, कहीं पे आपको लगे कि फास्ट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, वहाँ पे अपना डाउट आप बताइए, हम बिल्कुल आपका डाउट दूर करेंगे, ठीक है। जो चीज़ आपको ना समझ में आए, क्योंकि एक ही लेक्चर में हमको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट वे में चलेंगे और आपको समझते हुए चलना है धीरे धीरे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है, देखो यहाँ पे जो आप बिल्कुल याद करो, आपका क्या था, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक, उसमें एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी। एक्स एक्सिस में क्या था, एक रेंज था, ठीक है, 1 to 10, 10 to 20 ऐसे करके एक रेंज था, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। वही चीज़ को अगर आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, यानी आप एक टेबल के फॉर्म में लिख दो, ये टेबुलर फॉर्म है। कैसे, रेंज ऑफ मार्क्स, मतलब 1 to 10 मार्क्स पाने वाले 5 लोग हैं, 11 to 20 मार्क्स पाने वाले 8 लोग हैं, 21 to 30 मार्क्स पाने वाले 3 लोग हैं। तो ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। नहीं समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। अगर हम वही जो डाटा आपका है, उसी डाटा को अगर आप एक टेबुलर फॉर्म में रख देते हो, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल है। आपके जो एक कॉलम है उसमें रेंज ऑफ मार्क्स है, और जो दूसरा कॉलम है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। बिल्कुल सिंपली देख के समझ में आ जाएगा आपको, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल है। एक लाइन ग्राफ होता है, तो लाइन ग्राफ जनरली यूज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल आपका यूज होता है। पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, ये सारे यूज होते रहते हैं। लाइन ग्राफ में क्या है, बेसिकली इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे आपका नॉर्मल सब है वैसे ये भी है। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली समझो, एक्स एक्सिस में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वाई एक्सिस में स्टूडेंट लिखा हुआ है, सिंपली। एक्स एक्सिस मान लो आपका फिजिक्स, अगर इसको चाहते आप तो बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन लाइन ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइन ग्राफ में बेसिकली करना क्या है, देखो मान लीजिए फिजिक्स को लाइक करने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, देखो 40 तक पहुंच रहा है फिजिक्स पे। केमिस्ट्री को लाइक करने वाले 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 तक पहुंच रहा है। मैथ को लाइक करने वाले 50 स्टूडेंट्स हैं, और बायोलॉजी को लाइक करने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एक्स एक्सिस में लिखा हुआ। अब ये सब्जेक्ट है, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब
40 से आप यहाँ पे आ गया 20 को मिलाओ, यहाँ से 50, फिर यहाँ पे 10। अगर आप इसको लाइन से मिला दे रहे हो तो क्या बोलते हैं इसको, आप वो बोल दोगे लाइन ग्राफ। ठीक है, जनरली ये यूज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल तक आपका यूज हो। अब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं। देखो सेंट्रल टेंडेंसी में आपका 3 है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मीन आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है, मीन के क्वेश्चन आते रहते हैं, और मीडियन का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो बेसिकली और मोड का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोड बहुत ही आसान सी चीज़ होती है। नॉर्मली अगर आपको कोई एक ऑब्जर्वेशन, कुछ डाटा आपको दिए गए हैं, उन डेटा को आप देख के बता सकते हो कि मोड क्या होगा इसका। ठीक है, और जो मीन है इसके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। तो 3 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें मीन है, मीडियन है, मोड है। मीन मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका, मोड मतलब बहुलक। अब मीन मतलब हम आपको समझाते हैं। अब मीन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन। क्वेश्चन इसके अक्सर हर साल तो आते ही हैं, एक दो क्वेश्चन तो मान के चलो आप इसके आते ही रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन। देखो मीन होता क्या, ध्यान से समझना। आपने एवरेज का नाम सुना है? आप एवरेज सुने होंगे। एवरेज क्या होता है? औसत कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से सुनना, हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक टेस्ट हुआ मैथ का। मान लीजिए आप टेस्ट कराए, तो जो टीचर थे वो एक टेस्ट कराए मैथ का। अब 100 स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग मार्क्स पाएंगे, सब कुछ ना कुछ मार्क्स पाएंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सेम मार्क्स पा जाए। ठीक है, तो अगर आप उसका एवरेज निकालना होगा जैसे, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका मार्क्स है कुछ ना कुछ। तो अगर उसका औसत निकालना है या एवरेज निकालना है, क्या करोगे? सबके मार्क्स को ऐड करोगे आप, और फिर किससे डिवाइड करोगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसी को एवरेज बोलते हैं। वही चीज़ आपका मीन होता है। मतलब मीन क्या है? एवरेज। माध्य कैसे कैसे निकालना है कि जितने टोटल आपके पास मार्क्स आएंगे, सब मार्क्स को ऐड कर दो, और जितने स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, सबका अलग अलग मार्क्स आया, और सब मार्क्स को आप ऐड कर दो और डिवाइड बाई 100 कर दो। ये क्या होता है? मीन निकालने का तरीका। तो वही कि एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो बेसिकली इसको देख के आपको समझना है क्या लिखा हुआ है। देखो, और अनग्रुप्ड डेटा का मतलब ये होता है कि जो डेटा है आपके, वो ग्रुप के फॉर्म में नहीं। और ग्रुप्ड डेटा क्या है? उसमें ग्रुप के फॉर्म में रहता है। अभी आगे एग्जांपल में आपको दिखाएंगे। देखिए अनग्रुप्ड का मतलब ये है कि मान लो कि एक टेस्ट हुआ है, ठीक है। अब पहला स्टूडेंट आपको मान लीजिए कि 40 मार्क्स पाया, दूसरा कुछ 30 मार्क्स पाया, ऐसे करके सारे स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ मार्क्स आएगा। और फिर जो समेसन यहाँ पे लिखा, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, जो है इसका मतलब होता है कि आप i की वैल्यू को 1 पुट करो, ठीक है, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, और ऐड करते जाओ। ध्यान से सुनना जो हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे समेसन xi लिखने का मतलब ये है, देखो समेसन xi लिखने का मतलब ये है कि आप x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s1 आप जाओगे xn तक, डिवाइड बाई n। यही तो औसत है। मतलब जितने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं सबको आप ऐड कर दो और फिर n से डिवाइड कर दो। नहीं समझ में आया? देखो जो ये समेसन का सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है? आई की वैल्यू आप 1 पुट करो तो x1 मिल जाएगा। देखो xi लिखा हुआ है ना, x1 यानी पहला डेटा, ये क्या है? फर्स्ट डेटा। आई की वैल्यू को 2 पुट करो यानी x2, ये क्या है? दूसरा डेटा। आई की वैल्यू 3 पुट करो, x3, ये तीसरा डेटा। ऐसे आपका n डेटा तक है, यानी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास, सबको आप ऐड करो, n से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। और ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या होता है? समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n fi xi समेसन अपॉन में समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n fi। देखो ये fi क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। मतलब देखो ऐसे समझना आप, मान लीजिए कि 1 2 5 6, ठीक है, ऐसे 4 डेटा है आपके पास ना। अब जो 1 है वो कितनी टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। मान के चलो आप 2 मान लो आपका 5 टाइम्स आ रहा है, और 5 क्या है? 4 टाइम्स आ रहा है। 6 क्या है आपका? 3 टाइम्स आ रहा है। अब 1 3 बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है, और 5 4 बार आ रहा है। तो क्या करोगे आप? जब आपको इसका मीन निकालना होगा, क्या करोगे? सिंपली ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। अभी ग्रुप डेटा का हम क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। हम फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको समझा रहे हैं। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर 1 3 बार आ रहा है तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 2 5 बार आ रहा है मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, ठीक है। समझना यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल यही फॉर्मूला वही यूज करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और जो अनग्रुप्ड डेटा है, नॉर्मली अगर आपके पास मान लीजिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए, अगर आपको उसका मीन निकालना है तो सबको ऐड करो और जितने नंबर ऑफ डेटा है उतने डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखो मीन ऑफ आपके पास देखिए क्या है? 2 2 4 2 6
डेटा दिए गए हैं, अगर आपको इसका क्या निकालना है, मीन, ध्यान से समझना है। मीन निकालने के लिए क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। मीन मतलब क्या होता है, देखो जो हम मीन का फॉर्मूला लिखा है, एक्स बार यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स बार, इसका मतलब होता है मीन, या इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, म्यू से। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो जहाँ पे एक्स बार लिखा हो या इसको आप म्यू बोल सकते हो, दोनों चीज़ सेम ही है। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई अपॉन में एन, ठीक है, ध्यान से समझना। आई इज इक्वल टू 1 to n का मतलब होता है कि टोटल समेशन, जितने डेटा है सबका समेशन। आई की 1 पुट करोगे यानी x1, फिर 2 पुट करोगे यानी x2, तो x1 पहला डेटा, x2 दूसरा डेटा, ऐसे सारे डेटा का समेशन है। सबको आप ऐड कर दो, 1 प्लस -3, ठीक है, प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 7, और डिवाइड कर दोगे किससे, 2 2 4 2 6 से, 6 से डिवाइड कर दिया। देखो आप ऐड करो, 9 2 11 7 18 5 23 1 24 -3 यानी कि 21 बटे 6, ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर, बहुत ही आसान था, कैसे निकालना है समझ में आना चाहिए आपको। कर क्या रहे हैं, बेसिकली सारे डेटा को सम करो और जितने नंबर ऑफ टोटल डेटा है उससे डिवाइड कर दो, सही है। देखना 1 है, -3 यानी -2, और 5 -2 यानी कि 3, और 3 9 12, और 14 और 21, सही। ये आपका तरीका है निकालने का। अब अगर ग्रुप्ड डेटा है, देखो ये ऊपर में जो था ग्रुप्ड डेटा नहीं था। ग्रुप्ड डेटा का मतलब इस टाइप का डेटा, देखो ये आपका ग्रुप में दिया हुआ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये ग्रुप में दिया हुआ। अगर ग्रुप में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका फॉलो करते हैं। कैसा तरीका, आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे जो आपका मार्क्स लिखा हुआ है ना, तो आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू, मिड, मिड वैल्यू मतलब होती है कि बीच की वैल्यू, ठीक है। जैसे 0 और 10 है, तो 0 और 10 का मिड वैल्यू क्या होगा, 0 + 10/2 यानी कि 5, 5 इसका मिड वैल्यू है। 10 और 20 का मिड वैल्यू क्या होगा, 15, 20 और 30 का 25, 30 और 40 का 35, ठीक है, 40 और 50 का 45, सिंपल, ये मिड वैल्यू है। तो देखो बेसिकली जो मीन निकालने का तरीका वो यही लिखा है, तो फार्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये फार्मूला है आपका, समेशन एफ आई एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन समेशन एफ आई आई इज इक्वल टू 1 to n, मतलब समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई का मतलब होता है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबका समेशन, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है, देखो आपका ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे मिड वैल्यू है, यही मिड वैल्यू को एक्स आई जैसा ट्रीट करेंगे, फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई करना है आपको। ये क्या है, एक्स आई मतलब मिड वैल्यू है। 0 to 10 का मिड वैल्यू क्या आएगा, 0 + 10/2 यानी 5, 10 और 20 का 10 + 20/2, ठीक, 15। अब अगर आप समेशन एफ आई यानी एफ आई एक्स आई करोगे, क्या मिलेगा, 4 × 5 यानी 20, और 15 3 × 15 यानी कि 45, और फिर आप 7 × 25 करोगे, ठीक है, फिर 175, 2 × 35 यानी 70, ठीक है, और 6 × 45 आप करोगे, ठीक है। ये तरीका है आपको एफ आई एक्स आई निकालने का, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं बेसिकली। देखो फ्रीक्वेंसी तो आपको दिया गया क्वेश्चन में, मार्क्स भी आपको दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिड वैल्यू का कॉलम बनाना पड़ेगा। मिड वैल्यू मतलब जो भी मार्क्स दिए गए हैं ग्रुप के फॉर्म में, उसका आप मिड वैल्यू निकालो, और जो फ्रीक्वेंसी दी गई उससे मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 से, 3 को 15 से, 7 को 25 से, 2 को 35 से, 6 को 45 से, आप ऐड कर दी, तो सबको आप ऐड कर दो, तो जो फॉर्मूला होगा हमारा क्या होगा, वो होगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ये किसका फॉर्मूला है, न्यू। आप न्यू से बोलो या आप एक्स एक्स बार से बोलो, दोनों तरीका होता है मीन को रिप्रेजेंट करने का। अब समेशन एफ आई एक्स आई यानी कि जो ये आपका एफ आई एक्स आई है सबको ऐड कर दो, आप सबको ऐड करो, क्या मिलेगा, 5 5 10 0 हासिल 1, और पावर में जाएगा 1, और फिर 2 1 3 4 7 7 14 7 21 7 28, 28 का 8 हासिल 2, 2 1 3 2 5, यानी 580 आपका मिल रहा है समेशन एफ आई एक्स आई। तो 580 बट समेशन एफ आई आपको करना है, एफ आई जो आपका एफ आई फ्रीक्वेंसी है, तो 4 3 7 7 14 2 16 6 22, 22 से डिवाइड कर दिए, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये मीन निकालने का तरीका बड़ा सिंपल था। क्या करना है आपको, मिड वैल्यू, तो जनरली ये क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर नॉर्मल पूछे जाएंगे, अगर ऐसे पूछे जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे। ये तरीका आपको समझना है कैसे निकाल, तो आपको क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, समेशन एफ आई एक्स आई कौन समेशन एफ आई, मतलब मिड वैल्यू निकालो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराते जाओ, सबको ऐड कर दो,
फिर डिवाइड कर दो समेसन एफ आई से। समेसन एफ आई का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू 1 to n, मतलब 1 to 1 2 3 4 5 तक, यानी 5 डेटा है, सबको आपको ऐड कर देना, ये तरीका होता है। ठीक है, एक दोनों एग्जाम्पल समझ में आएंगे आपको, बहुत ही आसान था। आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक मीडियन का होता है। ध्यान से सुनना, मीन क्लियर है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग देख रहे हैं, पहला मीन है, दूसरा मीडियन है, तीसरा मोड है। अब मीडियन हम लोग देखेंगे। देखो मीडियन मतलब क्या होता है, देखो मीन मतलब समझ में आया ना आपको, एवरेज होता है, कैसे एवरेज निकालते हैं। मीडियन मतलब आपको यहाँ पे देखना है, अगर आपको मीडियन निकालना है तो ध्यान से समझिए, जितने भी डेटा दिए गए हैं, अनग्रुप्ड डेटा के लिए बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 10 नंबर कुछ कुछ दिए गए, ठीक है, आपको निकालना है उसका मीडियन। तो क्या करोगे, आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बढ़ते क्रम में। मतलब देखो सिंपली हम हिंदी में एकदम लिख देते हैं, बढ़ते क्रम में, मतलब कि जितने भी डेटा दिए गए आपको क्या करना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करना है आपको। पहले आप इस फॉर्म में अगर अरेंज कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है कि टोटल कितने डेटा है। ध्यान से सुनना जो बताना चाहते हैं। फिर आपको देखना है टोटल कितने डेटा है। मान लीजिए कि जो डेटा है वो ऑड है, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ डेटा 5 है, तो क्या करोगे आप, मीडियन कैसे निकालोगे, 5 + 1/2, यानी 6th नंबर ऑफ टर्म आपका जो होगा वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, अगर ये इवन है तो क्या करना है आपको, एवरेज ले लेना है या मीन कर देना है कि इसका n/2 और n/2 + 1 का। क्लियर, नहीं समझ में आया। देखो इसका मतलब ये है कि अगर अगर आपका n क्या है, मान लो n आपका है, ऑड मतलब क्या होता है सर, मान 5 मान लो आप, तो जो मीडियन होगा इसका, मीडियन क्या होगा, 5 + 1/2, यानी कि 5 + 1 आ जाएगा 6, 6/2 यानी थर्ड, आपका थर्ड टर्म। तो जो देखो पहले आपके पास कई सारे डेटा थे, ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं, जितने भी डेटा है सबको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके। और फिर क्या करो, देखो कितने डेटा है टोटल। मान लो कि आपके पास जितने भी डेटा या ऑब्जर्वेशन है कितने, ऑड है, ऑड नंबर है, तो क्या करोगे आप, n + 1/2 करके उस नंबर, यानी कि थर्ड टर्म, आप थर्ड टर्म पे पहुंच जाओगे, वही थर्ड टर्म आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अगर n आपका क्या है, इवन है, इवन का मतलब क्या होता है, आपको एवरेज लेना पड़ेगा n/2 और n/2 + 1 टर्म का। ध्यान से समझना, अगर मान लो कि 5 नंबर ऑफ डेटा, तो कौन सा टर्म मिडिल होगा, थर्ड ही मिडिल होगा, सिंपल सी बात। बीच वाला वैल्यू कौन सा होगा, 5 डेटा है तो थर्ड नंबर वाला बीच का होगा, क्योंकि थर्ड के आस इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, तो 5 नंबर ऑफ डेटा है आपके पास, टोटल थर्ड है वो मिडिल है। ऐसे ही अगर आपको ये जो डेटा है वो इवन है, ध्यान से मान के चलो, मान लीजिए 6 डेटा है आपके पास, टोटल 6 नंबर ऑफ डेटा है, ये क्या है, इवन है। अगर इवन है तो आपको दो मिड टर्म मिलेगा, मतलब 2 टर्म ऐसी मिलेंगी जो कि बीच की वैल्यू होंगी, तो उन्हीं दोनों का आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। ठीक है, यानी n/2 एंड n/2 + 1। मान लो कि आपके पास n क्या है, 6 है, तो क्या करोगे आप, एवरेज लोगे, एवरेज ऑफ 6/2 यानी थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, मतलब समझ लो बहुत ही आसान सी चीज़ है, अगर 6 नंबर ऑफ डेटा है तो आपको थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ये समझ में आया ना। अभी एग्जाम्पल के तौर से समझा देंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी ये बेसिक हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ एक एग्जाम्पल कर ले रहे हैं जिससे आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाए। उसके बाद जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो जो आ चुके हैं उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखो बेसिकली क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, -3 5 -2 4 0 1 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे छोटा वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें, सोच के बताओ, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा, -3, -3 सबसे छोटा है ना। उसके बाद क्या है आपका, -2, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5। नहीं समझ में आया, सबसे छोटा -3 है, सबसे बड़ा 5 है, 5 सबसे बड़ा हो गया, -3 सबसे छोटा, फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 4, 5। ये आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, ये आपका स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 में आपके क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। स्टेप नंबर 2 में आप देखो क्या करना है, कितने नंबर ऑफ डेटा है आप देखो, 2 4 6 7, यानी यन आपका क्या है 7 है, मतलब टोटल जो डेटा है उनका नंबर कितना है 7। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली 7 + 1/2
टर्म, ठीक है। मतलब कि 7+1 यही तो करते हैं। अगर आपका n ऑड होता है, क्योंकि 7 मतलब ऑड है, ऑड मतलब 7+1/2। अगर इवन होता तो आप n/2 करते और n/2+1 का एवरेज ले लेते, ठीक है। अभी अगला एग्जांपल वही है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो 7+1/2 यानी 7+1 यानी 8/2 यानी फोर्थ फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सा है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आपका मीडियन क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो गया, ये आंसर है। मतलब चौथा नंबर का जो टर्म है वही आपका मीडियन होगा। क्लियर? फोर्थ टर्म आपका मीडियन होगा। यानी देखो 7+1/2 करने पे क्या मिलेगा? 4। तो 4 आंसर नहीं है इसका, फोर्थ टर्म आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या है आपके पास? पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो -7, -7 के बाद क्या है? -3 आएगा, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -7। नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। -7 सबसे छोटा, फिर -3, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब आपको ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? टोटल कितने डेटा है? देखो 2, 4, 6, यानी ये आपका क्या है? 6 है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? क्या करोगे स्टेप नंबर 3 में? देखो कितने नंबर ऑफ डेटा है? 6। ये क्या है? इवन है। यहाँ पे क्या था? ऑड था। तो अगर इवन होंगे तो n/2 एंड n/2+1, ठीक है। n/2th टर्म और n/2+1th टर्म, ठीक है। इसका क्या लेना है आपको? एवरेज लेना पड़ेगा। ध्यान से समझना। n/2 नंबर का टर्म कौन सा होगा? 6/2। 6/2 यानी कि थर्ड, ठीक है। एंड और थर्ड प्लस 3+1 यानी फोर्थ टर्म, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ टर्म का क्या लेना है आपको? एवरेज। तो थर्ड टर्म कौन सा है? देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यानी कि 2 प्लस, और चौथा कौन सा है? 3। 3 बटा 3, 2 5/2 यानी कि 2.5। ये आंसर है 2.5 आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? क्या करना है? मीडियन के केस में सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कितने नंबर्स हैं टोटल। जितने नंबर्स होंगे उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। मान के चलो कि अगर नंबर ऑफ जो डाटा है वो क्या है? ऑड है। ऑड है तो n+1/2 करके वही वाला टर्म निकाल लो, आंसर हो जाएगा। अगर इवन आ रहा है तो n/2 और n/2+1 वाले टर्म का एवरेज लेना है, यानी n/2 यानी थर्ड टर्म और n/2+1 यानी कि फोर्थ टर्म। थर्ड और फोर्थ टर्म का आपको क्या लेना है? एवरेज। थर्ड टर्म 2 था, फोर्थ टर्म 3 था। तो आप देखिए डायरेक्टली इसमें नहीं करोगे, डायरेक्टली इसमें थर्ड फोर्थ नहीं करना, पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद आपको करना, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? एक ग्रुप्ड डाटा के लिए। देखो अभी मीडियन हम लोग कैसे निकाले हैं? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब हम मीडियन समझेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे मीडियन निकलता है, ठीक है। देखो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला देख के आपको थोड़ा सा डरावना लग सकता है, बिल्कुल परेशान मत हो। हम आपको समझाते हैं कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये ग्रुप्ड डेटा के लिए है। तो जनरली देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आपको ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं ना। बेसिक जो क्वेश्चन का कवरेज होता है वो आपका मीन से है, ठीक है। वेरिएंस अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली हम लोग देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। ये फॉर्मूला आप देखो मीडियन का, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। मीडियन इज इक्वल टू यल प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब कौन सा चीज़ क्या है बिल्कुल परेशान मत हो, ध्यान से देखो, हम समझाते हैं। जो यल है क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यल है समेशन एफ आई, और जो स्मॉल एफ है कैपिटल एफ क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट एबव इंटरवल। तो बिल्कुल आप परेशान मत हो, हम एग्जांपल में देते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाए। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग, जस्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला यहाँ पे रखते हैं। अब हम बारी बारी आपको समझाते हैं। देखो जब आपको एक ग्रुप डेटा दिया गया हो, ग्रुप डेटा, ध्यान से सुनना, अगर ग्रुप डेटा दिया है, आपको निकालना क्या है? मीडियन। तो क्या करोगे आप? ध्यान से सुनना, आप निकालोगे सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो आपका फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 3 7 2 6, यानी 0 to 10 का
4 फ्रीक्वेंसी है, 10 to 20 का 3, ऐसे करके आपके पास एक डेटा दिया गया, एक ग्रुप्ड डेटा है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, जो सी डॉट एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं हिंदी में। और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता मतलब बार बार, ठीक है। 0 to 10 में 4 बार, 10 to 20 में 3 बार, 20 to 30 में 7 बार, ये तरीका होता है इसको बोलने का, ठीक। अब वो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपका जो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी उसको आप एज इट इज लिख दो। दूसरे के लिए आप क्या करो, 4 और 3 को ऐड करो, इनको ऐड करो, आप इन दोनों को ऐड करके 7 आ जाए। फिर 7 और 7 को ऐड करो 14, 14 और 2 को ऐड करो 16, 16 और 6 को ऐड करो 22। क्लियर? कैसे करना है? सबसे पहले डेटा को आप एज इट इज कॉपी करो, 4 4 एज इट इज आ गया। फिर अगला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए 3 में ऐड करो, 4 3 7, फिर 7 7 14, 14 2 16, 16 6 22। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखने का एक स्टाइल है। नहीं समझ में आया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखने का एक स्टाइल। अब देखो, जो आपका यन होता है वो क्या होता है, समेशन एफ आई। ध्यान से सुनना, जो यन है वो क्या है, समेशन एफ आई। मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी गई है सबको आपको ऐड कर देना है। कितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है? 4 3 7 2 6, यानी 4 3 7 7 14 2 16 6 22, टोटल आपका 22। यार आपका क्या 22। अब आपको क्या करना है, एन बाई टू निकालना है। ध्यान से सुनना जो बताना चाहते हैं, एन बाई टू निकालना है आपको। एन बाई टू क्या आएगा, 11। अब ये 11 आप पहुंच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये 11 नंबर ऑफ डेटा आप देखो कहाँ पे मिल रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखना, ध्यान से समझना, 11 आपको देखो 7 से बड़ा है, 14 से छोटा है, यानी देखो 7 से बड़ा है, 7 के आगे चला है ना आपको 14, ये वाला आपको इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। 14 के पास ही है 11, 7 से बड़ा है। देखो 11 आपको मिला, अगर आपको 8 भी मिलता तो आप 7 को नहीं देखते, 7 के बाद वाले को देखते, यानी आप इस 14 पे आ जाते। सही है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिला, 11 मिला है। अगर आपको 11 मिला है तो क्या करना है, जस्ट 7 के बाद में आपको इस वाले को आपको देखना, इसी चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। अब इसमें यल जो होता है, देखो एन बाई टू मिल गया आपको, एन बाई टू मिल गया। यल आपको देखना, यल क्या होता है, देखो यल आप लिखा हुआ है, देखो क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो जो हम ये निकाले इसी को बोलते हैं क्या, मीडियन क्लास बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन क्लास। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। तो मीडियन क्लास क्लियर, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो जो मीडियन क्लास है वो मिल गया। तो जो यल होता है क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जैसे 20 to 30 है तो 20 इसका लोअर लिमिट है, तो 20 आपका यल हो जाएगा, यानी यल क्या आ गया, 20। यल भी मिल गया। और जो कैपिटल एफ होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ है, कैपिटल एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट एबव इंटरवल ऑफ मीडियम क्लास। मतलब देखो जो आप मीडियम क्लास लिए हो उसके जस्ट ऊपर का, देखो मीडियम क्लास जो आपका ये ग्रीन कलर से हम बनाए हुए हैं, ये आपका मीडियम क्लास है, ये वाला ये मीडियम क्लास है। अब इस मीडियम क्लास के जस्ट ऊपर यानी 7, ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी एफ क्या है, 7। कैपिटल एफ है, मतलब मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 7 मिल गई। और जो स्मॉल एफ होता है क्या होता है, मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी सॉरी सॉरी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। देखो एफ क्या लिखा हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो जो आपका मीडियन क्लास क्या है, ये ग्रीन वाला है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, ये एफ आ गया आपका 7। और जो एच होता है वो क्या होता है, इंटरवल। मतलब 0 to 10 क्या है, 10, 10 इसका इंटरवल है। 10 to 20 भी 10 ही है, मतलब ये आपका एक इंटरवल है। जनरली सेम ही रहता है, जैसे 0 to 10 है तो 10 to 20, 10 to 20, 30, 30 to 40, ये एक इंटरवल सेम ही है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 10। कोई दिक्कत की बात, सही है। 0 to 10 10, 10 to 20 10, तो ये आपका एच क्या है, 10 है। अब आप इसी फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा, सिंपल। यल मिल गया आपको, देखो मीडियन, यल क्या है आपका 20। यल क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास कैसे निकाले, पहले हम एन बाई टू निकाले, ध्यान से समझना, एन बाई टू क्या है, 11। तो 11 को देख के मीडियन क्लास बनाएंगे, मीडियन क्लास को देख के आप उस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ बोलेंगे, उसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ बोलेंगे। एच क्या होगा, इंटरवल जो होता है उसका, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्लास इंटरवल, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में आपको पुट कर देना, यल क्या है 20, एन बाई टू यानी कि 11 माइनस कैपिटल एफ यानी कि 7 अपॉन स्मॉल एफ यानी कि 7 इंटू एच मतलब 10, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए, ठीक है। ये आंसर है। 11 माइनस 7 आपका 4 और 40/7 यानी 20 प्लस 40/7,
40/7 निकाल के आप 20 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर सही। तो ये तरीका है क्या, मीडियन निकालने का। समझ में आया ना, बहुत आसान। ये फॉर्मूला अगर आपको पता रहे तो आप तुरंत निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो, अगर ग्रुप डेटा का मीडियन का क्वेश्चन आया तो तुरंत आपसे बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते। देखो अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके समझने का कोशिश करिएगा, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मोड समझेंगे। मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब मोड देखते हैं। देखो मोड मतलब सबसे आसान सी चीज मोड होती है। मतलब सपोज करो आपको कुछ 10 नंबर ऑफ डेटा दिए गए, ठीक है, तो जो मोड होगा वो क्या होगा, जो डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो क्या होगा, मोड होगा। क्लियर, जो डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो क्या होगा, मोड होगा। अगर मान लो सारे डेटा अलग अलग है तो मोड क्या डिफाइन करोगे आप, नहीं भाई। मान लो कि सारे डेटा में से कोई एक डेटा ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, कोई एक डेटा 2 बार आ रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, यानी बहुलक हो जाएगा। मतलब जो डेटा बार बार आ रहा है वही आपका मोड कहलाता है। नहीं समझ में आया। मान लो कि अगर हम ऐसा कुछ लिखे हुए हैं, देखो फोकस करो, 1 1 1 1 1, ठीक है, 2 2 3 5 7 9, ठीक है, 10 10 ऐसे करके लिखा हुआ। तो कौन सा डेटा ऐसा जो कि कई बार आ रहा है, मतलब देखो जो डेटा सबसे ज्यादा बार आएगा, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 2 4 1 5 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 एक बार आ रहा है, 5 एक बार, 7 एक बार, 9 एक बार, 10 2 बार। तो कौन सा डेटा ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कौन सा, 1 है। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। समझ में आया? तो मोड कैसे निकालते हैं, जो डेटा सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड कहलाएगा। क्लियर। अब देखो एक रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है मीन मीडियन और मोड के बीच में, तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, कई बार आपको काम आएगा क्वेश्चन में। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर से बोल रहा है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको ये चीज याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार आपको काम आएगा। ठीक है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब अगर आपको मीडियन और मीन दिया हुआ तो आप मोड निकाल सकते हो, अगर आपको मोड और मीडियन दिया है तो आप मीन निकाल सकते हो, अगर आपको मोड और मीन दिया है तो आप मीडियन निकाल सकते हो। मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी दो दिया हुआ है तो आप तीसरा निकाल सकते हो। ये इस फॉर्मूले का यूज है, आपको क्वेश्चन में दिखेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, 1 2 बार क्वेश्चन पूछा गया इससे एनडीए के एग्जाम में। देखो अब देखो ये सब के डिटेल में हमको नहीं जाना है, क्योंकि हम जस्ट समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। अगर आपको एग्जाम हॉल में बैठे आप ऐसा चीज लिख दिया गया और मान लीजिए लिखा हुआ है कि स्क्यूनेस के बारे में, स्क्यूनेस, ठीक है, स्क्यूनेस के बारे में अगर लिखा हुआ है तो पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड क्या होता है, नो स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है। तो स्क्यूनेस होता क्या है इसके बारे में हमको नहीं समझना है, कोई फायदा नहीं है उसके बारे में डिस्कशन करके इस टाइम पे, जो कि आपको एग्जाम हॉल में जाना है और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो स्क्यूनेस का मतलब होता है, देखो नहीं पता हमको, नहीं ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको ध्यान भी नहीं रखना। हम समझाना चाहें तो स्क्यूनेस को बहुत सारा समझा सकते हैं, लेकिन वो आपके फायदे का नहीं हो चीज। आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो स्क्यूनेस को बेसिकली समझ लो आप। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो क्या होगा, नेगेटिव स्क्यूड क्या होगा, और नो स्क्यूनेस पे क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर आपको कोई स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है, अगर कोई स्क्यूनेस नहीं है तो मीन मीडियन और मोड दोनों ही बराबर होते हैं। मतलब कोई स्क्यूनेस मतलब सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर कोई स्क्यूनेस नहीं है मतलब सिमेट्रिकल। तो अगर सिमेट्रिकल है तो मीन मीडियन मोड बराबर होंगे। तो अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सिमेट्रिकल डेटा है या ऐसा करके कुछ क्वेश्चन में कभी कभी यूज होगा ना, सिमेट्रिकल वेरिएबल करके आगे क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर सिमेट्रिकल है तो कोई भी स्क्यूनेस नहीं होगी, मीन मीडियन मोड बराबर होंगे, सिंपल। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड अगर होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, मीन बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से। ठीक है, जैसे जो हम ग्राफ बना रखे हैं, ध्यान समझो, जो ग्राफ में सबसे पीक वाली वैल्यू है वो किस पे आ रही है, मोड पे। देखो मोड पे, मोड पे, फिर मोड के बाद आपका मीडियन है, फिर मीन है। मतलब ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली को हम लोग इसको ये भी बोलते हैं, सॉरी राइट भी, इसको राइट स्क्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, राइट स्क्यूड, ठीक है, स्क्यूड, यस KEWED, ठीक है। अब देखो राइट स्क्यूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो जस्ट मोड क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, मोड के बाद में मीडियन और मीन आ रहा है, यानी मीन सबसे बाद में आ रहा है, तो मीन सबसे बड़ा है। मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, पॉजिटिव स्क्यूड के लिए होता है। और नेगेटिव स्क्यूड के लिए क्या होता है,
मीन से बड़ा होता है मीडियन, मीडियन से बड़ा होता है मोड, सिंपल। और जो आपका सबसे पीक वाला वैल्यू है वो मोड पे ही मिलता है, ध्यान से समझना। मोड पे सबसे पीक वैल्यू, मोड पे सबसे पीक वैल्यू यहाँ भी है। और यहाँ पे अगर देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई भी स्क्यूनेस नहीं है या सिमेट्रिकल डेटा है, सिमेट्रिकल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मीन मीडियन मोड बराबर होंगे, कोई स्क्यूनेस नहीं होगा। अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से। अगर नेगेटिव स्क्यूनेस होगा तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगा तो मोड बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से। ये चीज आपका है, अगर आप इसको ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। एक दो बार पूछा गया है तो जरूर नहीं कि पूछ लिया जाए, ठीक है, कम चांस रहता है पूछने का ये सब चीज। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग वेरिएबिलिटी और डिस्पर्सन को समझेंगे। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो आपका वेरिएंस है, स्पेशली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। वेरिएबिलिटी और डिस्पर्सन का मतलब ये होता है बेसिकली, आपके पास कुछ डेटा मान लीजिए है, तो उनका वेरिएशन, उनका आपका डिस्पर्सन क्या हुआ, मतलब कि किसी डाटा से कितना ये डिस्पर्स हो रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें अगर हम डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमको नहीं जाना है। हमको सिंपली काम क्या करना है, उसके फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है बस। देखो सबसे पहला एक वेरिएबिलिटी और डिस्पर्सन में क्या होता है, एक रेंज है, एक पैरामीटर है, उस डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए एक रेंज है, एक मीन डेविएशन है, एक वेरिएशन वेरिएंस है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी आपका ये भी यूज होता है कभी कभी, मीन डेविएशन भी एक आध बार यूज हो जाता है, रेंज आपका कम यूज होता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस के बेसिस पे हम बता रहे हैं रेंज कम जगह पे यूज हुआ है, बाकी आपका जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये तो हर साल ही आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए रेंज होता क्या है, फिर भी समझ लेते हैं रेंज होता क्या है। कुछ डेटा आपको दिए गए हैं, उनमें जो सबसे हाईएस्ट डेटा है और जो सबसे लोवेस्ट डेटा है, उनका जो डिफरेंस होता है उसी को रेंज बोलते हैं। बहुत ही सिंपल। मान लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा दिए गए हैं, मान लो आपके पास 2 है, 3 है, 7 है और 9 है। तो सबसे हाईएस्ट डेटा कौन सा है, 9 है, तो 9 माइनस सबसे लोवेस्ट क्या है, 2, ठीक है। 9 माइनस 2 क्या है आपका 7, ये 7 क्या है आपका रेंज हो जाएगा, 7 रेंज हो जाएगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यानी 9 क्या है हाईएस्ट, 2 क्या है लोवेस्ट, और जो कोइफिशिएंट ऑफ रेंज होता है वो एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल होता है, यानी 9 माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 2 यानी 7 अपॉन 11, ये आपका कोइफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है रेंज के बारे में, ज़्यादा रेंज के बारे में परेशान होने का नीड नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट रेंज है और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है। आगे चलते हैं हम लोग मीन डेविएशन देखते हैं, ठीक है। देखो मीन समझ में आया था, मीन का मतलब क्या था, सारे डेटा को ऐड करो, n से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, मीन, सही है। अब मीन डेविएशन क्या होता है ध्यान से समझना है। मान लो कि कुछ डेटा दिए गए, जो हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझे, मान लो कुछ डेटा दिए गए, 1 2, ठीक है, 4, ठीक है, 3, ठीक है, 7, ऐसे करके कुछ डेटा दिए गए और आपको मीन डेविएशन निकालना, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले मीन निकालोगे। जो म्यू यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, मीन है। मतलब ये मीन का डेविएशन मतलब ये होता है कि जो भी डेटा आपके पास है या जो ऑब्जर्वेशन आपके पास है उनका डेविएशन मीन से ऐसे करके निकालते। देखो 1 2 4 3 7 यानी 2 1 3 3 6 4 10 17, मीन क्या है इसका 17 है, यानी म्यू क्या है 17। अब क्या करोगे आप, 1 माइनस 17 का मॉड्यूलस, देखो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि पॉजिटिव आपको बना देना है, अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी पॉजिटिव बना देना है। मतलब देखो समेशन आई इज टू 1 टू एन लिखने का मतलब होता है कि आप आई को 1 पुट करोगे यानी x1 माइनस म्यू। यानी ध्यान से सुनना, जो हम बोल रहे हैं, जितना चीज़ बोले बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर से सुन लो ध्यान से आप। मतलब इसका ये होता है, अगर कुछ डेटा आपको दिए गए हैं तो आप उसका मीन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, मीन आपका निकल गया, सही। अब जितने भी डेटा हैं सब में मीन को माइनस करो और फिर मॉड्यूलस लगा के ऐड कर दो। मतलब आपका मीन क्या है 17, तो 1 माइनस 17 का मॉड्यूलस प्लस 2 माइनस 17 का मॉड्यूलस प्लस 4 माइनस 17 का मॉड्यूलस, ठीक है। ये तरीका, सॉरी मीन यहाँ पे 17 नहीं है, मीन 17 थोड़ा है, एक मिनट गलती कर दिया यहाँ पे, 17 तो टोटल समेसन है ना भाई, तो मीन क्या होगा, मीन होगा 17
देखो 4 3 7 2 9 1 10 7 17, 17/5, ये मीन है 17/5। ठीक है, तो अगर आपको मीन पता है तो सारे जितने भी डेटा हैं उसमें मीन को माइनस करो, मॉड लगा दो, मतलब अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको भी पॉजिटिव बना दो। ऐसे कर करके सारे डेटा के लिए आप निकाल के ऐड कर दो और फिर एन से डिवाइड कर देना, तो आपको मीन डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। और जो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है वो मीन डेविएशन अपॉन मीन होता है, तो ये ज़्यादा यूज नहीं होते सब ना। मीन डेविएशन आपको ध्यान रखना है, बस कैसे निकालना है, हर डेटा में से मीन को माइनस करो, मॉड लगा के जोड़ दो। हर डेटा में से मीन को माइनस करो, मॉड लगा के जोड़ दो। मान लीजिए आपके पास 5 नंबर ऑफ डेटा दिए गए हैं, उसका आप मीन निकाल लोगे। मीन निकालने के बाद हर डेटा में से मीन को माइनस करो, फिर मॉड्यूलस लगा दो, बारी बारी सब डेटा के लिए यही करो और फिर सबको ऐड कर दो, फिर एन से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, मीन डेविएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, जो मीन डेविएशन आपने निकाला है बटे मीन कर दो। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी अगर आपको दिया गया होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, मान लीजिए 1 है जो आपका वो एक बार से ज़्यादा बार आ रहा है, मान लीजिए 1 आपका 3 टाइम्स आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो कोई परेशान होने की नीड नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो निकालने के लिए। ठीक है, सही। तो आगे चलते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है फार्मूला क्या है, बिल्कुल जैसे फार्मूला यहाँ पे है, यहाँ पे एन है, वही यहाँ पे समेसन एफ आई हो गया। जैसे हम पिछले मीन का फार्मूला देखे थे वहाँ भी समेसन एफ आई हो गया था ना। तो फार्मूला देख के घबराना नहीं है आपको, मतलब समझना है क्या हो रहा है। आई इज इक्वल टू 1 to n निकले का मतलब क्या है कि पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, ऐसा। एक्स आई माइनस म्यू लिखने का मतलब ये है पहला डेटा माइनस मीन का मॉड्यूलस प्लस दूसरे डेटा माइनस मीन का मॉड्यूलस, ऐसे करके हम लिखा था। ठीक है, मीन डेविएशन क्लियर होगा, आगे चलते हैं हम। वेरिएंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वेरिएंस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ध्यान से समझना, वेरिएंस होता क्या है, आपके पास कुछ डेटा है, देखो सब डेटा से ही स्टार्ट होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, डेटा है ऑब्जर्वेशन आप बोलो, आप उसका मीन निकाल लोगे, मीन तो निकाल लोगे आसानी से, सबको ऐड करके जितने एलिमेंट्स है और जितने डाटा है सबसे डिवाइड, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दोगे, आपका मीन मिल जाएगा। अब जो यहाँ पे म्यू है क्या है, मीन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको म्यू बोलो या एक्स बार का मतलब भी मीन ही होता है। तो हर डेटा में से मीन को माइनस करो, स्क्वायर करो, ऐसे करते करते ऐड करते जाओ। नहीं समझ में आया, देखो मान लीजिए कि आपके पास 5 डेटा है, अब 5 डेटा से आप उसका मीन निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, पहले डेटा में से मीन को माइनस करो, स्क्वायर करा दो, प्लस दूसरे डेटा में से मीन को माइनस करो, स्क्वायर करा दो, प्लस तीसरे डेटा में से मीन को माइनस करो, स्क्वायर करा दो, प्लस ऐसे करके आपको करना है। और फिर पूरा समेशन निकालने के बाद एन से डिवाइड कर देना है, ये वेरिएंस निकालने का तरीका है। और जो मीन डेविएशन का तरीका था वो क्या है, पहले डेटा में से मीन को माइनस करो, मॉड्यूलस लगा दो, प्लस दूसरे डेटा में से मीन को माइनस करो, मॉड्यूलस लगा दो। ये तरीका था आपका मीन डेविएशन निकालने का, सही। थोड़ा और इसको और सिंप्लीफाई, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो इसी को थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या किए है, जो यहाँ पे एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर है, इसको अगर आप ओपन कराओगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई म्यू, सही है। और समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n है, अपॉन में n है। अब ये सिग्मा स्क्वायर, देखो सिग्मा स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस। अब इसी सिग्मा स्क्वायर को हम कैसे और लिख सकते हैं, देखो 3 टर्म आ गई, बारी बारी सब पे समेशन आप लगा सकते हो। समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर अपॉन n प्लस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n म्यू स्क्वायर अपॉन n माइनस 2 है। देखो म्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, म्यू क्या है, मीन कांस्टेंट आएगा, और जो लिमिट लग रही है आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई पे लगेगी, मतलब आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का मतलब क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करके ना। अब देखो आप आगे चलते देखो समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर अपॉन n है, इस चीज़ मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जितने डेटा है सबका स्क्वायर करके ऐड करते जाओ, मतलब देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर so1 xn स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखना समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n म्यू स्क्वायर अपॉन n, मतलब समझना जो म्यू स्क्वायर है वो तो आई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है,
यानी अगर आप आई को 1 डालोगे तो भी म्यू स्क्वायर मिलेगा, 2 डालोगे तो भी म्यू स्क्वायर, 3 डालोगे तो भी म्यू स्क्वायर, यानी म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n टाइम्स तक, यानी n इंटू म्यू स्क्वायर अपॉन n करोगे तो म्यू स्क्वायर बचेगा, केवल सही, केवल म्यू स्क्वायर बचेगा। माइनस यहाँ पे देखो 2 म्यू है पहले से ही, और जो समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n xi अपॉन n होता है, ये भी तो म्यू होता है। जो इतना पार्ट लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो म्यू ही है ना, यानी 2 म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर यानी माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला और आ गया है। इसमें जो पहला टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू, और जो दूसरा टर्म है इसको बोलते हैं मीन का स्क्वायर। देखो म्यू मतलब मीन, मीन का होल स्क्वायर, मतलब वेरिएंस का दो फॉर्मूला है आपके पास। पहला फॉर्मूला क्या है, ये सिंपली आई इज इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n। दूसरा फॉर्मूला क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। कैसे आ रहा है, बिल्कुल आपको फॉर्मूला पूरा, पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दूसरा तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखा जाएगा। मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब क्या होता है, आपको पहले स्क्वायर करना है, हर डेटा का स्क्वायर करना है, फिर मीन ले लेना। देखो मान लो कि आपके पास 3 डेटा है 1 2 एंड 3, सही है, 3 डेटा है 1 2 3। अगर आप इसका मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहते हो क्या करोगे, इसका मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन में 3, ऐसे करना है आपको। अपॉन में 3 कितना, मतलब किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि 3 डेटा है, अपॉन में 3 कर दिए। ये मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने का तरीका है। और जो मीन तरीका, मीन क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3/3, सही, ये मीन ऐसे निकालते हैं। तो मीन हो गया और मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया, तो जो आपका वेरिएंस होता है क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का होल स्क्वायर। और ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला है। आगे चलते हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो जस्ट स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, सिंपल। जैसे जो आपका वेरिएंस था वो क्या था, सिग्मा स्क्वायर था, सिग्मा स्क्वायर था। अब ये वेरिएंस था, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, यानी सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी सिग्मा, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है, यहाँ पे प्लस आप लगा सकते हो, प्लस है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा आप बोल सकते हो इसको। क्योंकि देखो सिंपली समझना, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस था, तो सिग्मा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो जो फॉर्मूला आपका वेरिएंस का था, ये फॉर्मूला, इसी का आप स्क्वायर रूट अगर ले लोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। देखो वही चीज़ है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपने वेरिएंस निकाल लिया, मान लीजिए आपका वेरिएंस 25 आ गया, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 5, जस्ट उसका स्क्वायर रूट होता है, सही। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। हिंदी में भी लिख दिया, जो हिंदी मीडियम में उनको भी समझ में आना चाहिए, मानक विचलन होता है इसका मतलब। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले से, वेरिएंस तो आपका इंपॉर्टेंट है, पहले से हम बता चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन एकदम, जैसे जो आप वेरिएंस निकालेगा उसका स्क्वायर रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये होता है कि रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, मतलब आपके पास जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन था उसको आप मीन से डिवाइड कर दो, यानी सिग्मा अपॉन एक्स कॉम्प्लीमेंट। देखो एक्स बार, एक्स के ऊपर बार लगाने का मतलब ये मीन, एक्स के ऊपर बार लगाने का मतलब मीन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, मीन को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्लियर हो गया। तो 5 टाइप के क्या थे, डिस्पर्सन, रेंज हो गया, रेंज के बाद क्या देखें हम लोग, देखो रेंज के बाद हम लोग देखें मीन डेविएशन, फिर वेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्लियर हो गया, आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो। अब देखो, अगर देखो कई बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में कि कुछ डेटा दिए गए, मान लीजिए आपका एक डेटा दिया गया और फिर दूसरा एक डेटा दिया गया, पूछा जाता है कि कौन कंसिस्टेंट है, ठीक है। देखो सिंपली आप समझो, फिर हम रिपीट करते हैं। मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर 5 मैच खेलते हैं, ध्यान से सुना जो बताना चाहते हैं। एक ओडीआई सीरीज हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, मान के चलो सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं 5 लगातार वनडे में, उनका कुछ स्कोर है, कुछ स्कोर है उनका, और विराट कोहली भी खेलते हैं, उनका भी 5 मैच में कुछ स्कोर है। अब अगर ये पूछा जा रहा है, उसको देख के आपको बताना है कि कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब किसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, तो आप कैसे बता सकते हो। एक तरीका तो है देख के बताओ, लेकिन अगर थोड़ा क्लोज डेटा होंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि कौन कंसिस्टेंट है। मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर पहले मैच में 50 मारी,
दूसरे में 45, तीसरे में 65, चौथे में 70, ऐसे करके मार्क्स आप ये रन बना रहे हैं। और जो कोहली है, मान लीजिए पहले में 60 मार दिए, दूसरे में 30 मार दिए, तीसरे में 35 मार दिए, तो ये आपके पास उनके रन है। अगर आपको वो देख के बताना है कि कौन कंसिस्टेंट है, तो आपको निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। यहां पे ऐसा लिख सकते हैं हम क्या, कंसिस्टेंसी, देखो कंसिस्टेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया है तो क्या करोगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे। मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो कम कंसिस्टेंट होगा। मतलब देखो वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि कितना डिस्पर्स कर रहा है। वेरिएशन मतलब ये होता है ना, वेरिएशन मतलब ये होता है कितना दूर जा रहा है, कितना दूर जा रहा है, डिस्पर्सन, ठीक है, वेरिएबिलिटी, डिस्पर्सन। तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो कम कंसिस्टेंट होगा। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर और आपने विराट कोहली के लिए निकाला, सचिन तेंदुलकर का कोई आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आया तो सचिन तेंदुलकर ज्यादा कंसिस्टेंट है। अगर विराट कोहली का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आ रहा है मतलब वो कम कंसिस्टेंट है, उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है सचिन तेंदुलकर के कंपेरिजन में। ठीक है, ये तरीका है आपका देखने का, समझ में आया? आगे चलते हम लोग। यहाँ पर है एक मैजिक टेबल, तो ये मैजिक टेबल आपके बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत 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 ज़्यादा, आपको बहुत काम आएगा। इस पर आप जितना स्टार लगा दो वही कम है। हम समझाते हैं आपको, देखो कि जो मीन है, मीडियन है, मोड है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब हम देख लिए, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन और लास्ट में एक आर एक्स वाई लिखा हुआ है। ये क्या होता है इसके आगे हम लोग अभी इसको देख लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको कुछ डेटा दिए गए हैं, ध्यान से सुनना जो बताना चाहते हैं। मान लो कि आपको कुछ डेटा दिए गए हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, 5, 5 डेटा दिए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ रहे, इस एग्जाम्पल से आपको समझना है, ठीक है। अब देखो अगर 5 डेटा आपको दिए गए, अब आप इसका मीन तो आसानी से निकाल सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है, बोला जाता है कि कुछ डेटा है उनका मीन कुछ आ रहा है, अगर हम हर डेटा में कुछ और ऐड कर दें, देखो प्लस और माइनस लिखने का मतलब होता है कि हर डेटा में आप कुछ प्लस कर रहे हो। मान लीजिए 5 डेटा आपके पास है, अब आप हर डेटा में 2 ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, उसके मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा। ये मैजिक टेबल है आपको, और आपको कुछ करने का नीड नहीं है, ये समझना। यानी देखो ध्यान से समझना, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों के लिए आप ध्यान से देखो। मीन, मीडियन, मोड मतलब आपके पास कुछ डेटा है, उसका मीन निकाल लो आप, मीडियन निकाल लो, मॉड निकाल लो, तो आप इसमें निकाल सकते हो, सही है। अगर बोला जा रहा है कि उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। देखो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है, आप कुछ उसमें ऐड कर रहे हो या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सिंपल सी बात। जितने भी डेटा है आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसी को बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 है, अगर आप 2 ऐड करोगे सब में 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और सॉरी कितना ऐड कर रहे हो, 2 ऐड कर रहे हो ना, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 7 हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, 1 को 3 पे, 2 को 5 4 पे, 3 को 5 पे, ये शिफ्ट कर दिया आपने, यही चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है। तो जो मीन, मीडियन और मोड होता है ये चेंज नहीं होता, सॉरी चेंज होता है, मतलब आप जितना ऐड करोगे उतना ही मीन में भी ऐड हो जाएगा। इसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले समझ लो, अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हो तो मीन, मीडियन, मोड में भी वही ऐड कर देना, और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन और जो आर एक्स वाई है या इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अभी आगे देखेंगे हम लोग, ये तीनों चीजें चेंज नहीं होती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। आपके पास कुछ डेटा है, उसका मीन है कुछ, अगर आप हर डेटा में कुछ और ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो मीन, मीडियन, मोड में क्या होगा, अगर ऐड करोगे तो मीन में भी ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीडियन मोड में भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन और आर एक्स वाई चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा। वैसे आप देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या, चेंज ऑफ स्केल, मतलब अगर आप कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो चेंज ऑफ ओरिजिन है, अगर आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। मान लीजिए आपने चेंज ऑफ स्केल किया, तो जो मीन, मीडियन, मोड है उसके लिए क्या होता है,
जो पुराना मीन था उसमें आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो 1 2 3 4 5 आपके पास 5 डेटा है, इसका मीन आप निकाल सकते हो आसानी से। अगर हम हर डेटा में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मोड भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मीडियन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, नहीं समझ में आया? ऐसे ही अगर आप 3 से डिवाइड कर दिए तो मीन भी 3 से डिवाइड, मीडियन भी 3 से डिवाइड और मोड भी 3 से डिवाइड। सही, नहीं समझ में आया? बड़ा सिंपल है। अब देखो जो यहां पर है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों क्या, ये शुरू का जैसे देखो, मान लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा है, आप उसका मीन निकाल लिए, मीडियन निकाल लिए, मोड निकाल लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हर डेटा में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर डेटा में कुछ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए पर्टिकुलर, तो मीन मीडियन मोड भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मीन मीडियन मोड भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए कि के एक नंबर है, उससे मल्टीप्लाई कराए हर डेटा को, तो वेरिएंस के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा पुराना। मान लीजिए पहले वेरिएंस आपका 7 था, आप 4 से हर डेटा को मल्टीप्लाई करा दिए, तो 4 स्क्वायर इंटू 7 हो जाएगा आपका वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? मान लीजिए कि आपका जो पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन था वो कुछ था, और आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराए हो, तो क्या होगा, उसी का मॉड्यूलस आपके पुराने वाले स्टैंडर्ड डिविएशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये टेबल हम फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे और आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, देखो। और जो RXY होता है हमेशा सेम रहता है, क्या है, बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही ढीठ है, फर्क नहीं पड़ता इसको। आप ओरिजिन चेंज कर दो या स्केल चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके सेहत पर। मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो सेम रहेगा, चेंज ऑफ ओरिजिन कर दो, चेंज ऑफ स्केल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे चलते हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि जो कोरिलेशन और रिग्रेशन क्या होता है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोरिलेशन से भी और रिग्रेशन से भी। तो रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है तुरंत आपको सब, कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों समझ में आएगा। बेसिकली इसमें फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन इन नाम देखो, देख के समझ आ रहा है। कोरिलेशन मतलब रिलेशन क्या है, जैसे एक्स कॉमा वाई का मतलब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है, इसी को हम लोग RXY से रिप्रेजेंट करते हैं। अब XY क्या है, ये सब वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब उतना ज़्यादा हमको आगे जाना नहीं, क्योंकि अब रैंडम वेरिएबल की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए उतना थोड़ा नया चीज़ हो जाएगा। आपको केवल फार्मूला पे ध्यान रखना है, ये फार्मूला जस्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन में, तुरंत आंसर आएगा। तो फार्मूला जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, तब आपको समझाएंगे। देखो फार्मूला आप ध्यान से देखते चलो बस। क्या है RXY मतलब क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। मतलब देखो ऐसे आपको, देखो लिखते टाइम ऐसे याद करना है आपको, जो आपका R है, R मतलब क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दोनों चीज आप बोल सकते हो। ये क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिंपल, जो लिखा वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए। मतलब सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का, सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन y का। अभी हम लोग देखे थे ना, सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। कोवेरिएंस ऑफ x, y, बड़ा सिंपल है ये भी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्वेश्चन में अगर आपको कभी क्वेश्चन बनाएगा तो कोवेरिएंस ऑफ x, y दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया है तो उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। जनरली दे दिया जाएगा आपको। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, वो आपको अगर हम बताएंगे थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, इसलिए आप उसको थोड़ा साइड रखिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहीं होगा तो हम उसको भी डिस्कस कर देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन ये जल्दी नहीं आता कि कोवेरिएंस आपसे निकलवा रहा, नहीं, इसका यूज नहीं होगा ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। मतलब x और y के बीच में जो कोरिलेशन है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, x और y के बीच का कोवेरिएंस बटे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब देखो r का एक और फार्मूला लिखा हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। r का एक फार्मूला क्या है, by(x) इंटू bxy का स्क्वायर रूट, और बाहर में प्लस माइनस लगा हुआ है। सिंपल, जो r यहाँ पे लिखा हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वही r ये भी है। तो इसका क्या फार्मूला है, by(x) इंटू bxy। by(x) क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। देखो हम लोग क्या कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो जो कोरिलेशन की बात है ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है,
और जो बी वाई एक्स है ये क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। देखो जैसे लिखा हुआ है बी वाई एक्स, देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, लिखा हुआ है मान लो बी वाई एक्स, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, देखो वाई सबसे पहले है ना, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, मतलब देखो, सॉरी सॉरी, कोरिलेशन नहीं, रिग्रेशन। कोरिलेशन तो आपका आर है, ठीक है, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। देखो बी वाई एक्स क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। बी एक्स वाई क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। सिंपल, ध्यान रखना है आपको ये चीज। बी वाई एक्स का फॉर्मूला एक लिखा हुआ है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सिंपल, जैसे वाई एक्स था तो वाई अपॉन एक्स, वाई ऊपर में आ रहा है, वैसे बी एक्स वाई है आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ये फॉर्मूले आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, आपके काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। देखो अगर आपको यहीं से इन दोनों से निकालना है तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे क्या मिलेगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और जो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स है इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कट के 1 हो जाएगा। आर क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का स्क्वायर रूट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। तो तीनों फॉर्मूले आप ध्यान रखने, आर एक्स वाई क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगा है। बी वाई एक्स क्या होता है, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी एक्स वाई क्या होता है, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। और बी वाई एक्स को बोलते क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। बी एक्स वाई को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो बी एक्स वाई है तो एक्स पहले है, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है, मतलब एक्स का रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई पर। आगे चलते हैं हम लोग, देखो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है तीनों सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो क्वेश्चन जो आप पॉइंट लिख रखे हैं ना, डायरेक्टली क्वेश्चन से आते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आपका आर जीरो है, देखो फिर से हम रिपीट करते हैं, आर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ठीक है। अब अगर आपका जो आर है वो जीरो आ गया, सपोज कीजिए अगर आपका आर जीरो आ गया, तो जो रिग्रेशन लाइंस होंगी, मान लीजिए कि दो रिग्रेशन लाइन है और आपका आर जीरो है, तो दोनों रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होंगी। ये ध्यान रखना है आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आर जीरो है तो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होंगी कि पैरेलल होंगी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है, तो ये परपेंडिकुलर होती है। आपको ध्यान रखना है, अगर आर जीरो है तो दो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। देखो यानी कि अगर आपके पास, ध्यान से समझो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, मान लो कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो जो दूसरी लाइन होगी जस्ट इसके परपेंडिकुलर है, ठीक, मतलब इसका ये है, इनके बीच का एंगल क्या, 90 डिग्री है। ये आप मान लीजिए कि L1 एक रिग्रेशन लाइन है, एक L2 दूसरी रिग्रेशन लाइन है। तो अगर R जीरो है, अगर R इज इक्वल टू जीरो है, तो दो रिग्रेशन लाइन क्या होंगी, क्या होंगी, परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के लंबवत होंगी, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से समझना, अगर रिग्रेशन, सॉरी, आर मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब आर नहीं होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई होता है, जो आर है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अगर आर जीरो है तो दोनों रिग्रेशन लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में यूज करेंगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आर आपका +1 या -1 आता है तो रिग्रेशन लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगे। सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल, ध्यान रखना है आपको। अगर आर जीरो है तो दोनों रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अगर आर की वैल्यू +-1 है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री या पाई 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 मतलब 180 होता है ना। अब रिग्रेशन लाइन क्या होगी, पैरेलल। अगर आर की वैल्यू +1 या -1 है तो रिग्रेशन लाइन पैरेलल होंगी, 0 है तो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होंगी। उल्टा भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, कैसे, अगर दो रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो आर की वैल्यू क्या होगी, देखते ही आप बताओगे 0। उल्टा भी पूछ सकता है क्या,
अगर दो रिग्रेशन लाइन पैरेलल है तो आर की वैल्यू क्या होगी, +-1 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, सही। तीसरा पॉइंट देखो, रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, देखो रिग्रेशन लाइन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, जैसे बी वाई एक्स हम लोग देखें, बी वाई एक्स क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। अब अगर हम रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, ये रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन है, अगर हम देखो बेसिकली आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर दो पॉइंट है आपके पास, एक x1 y1 पॉइंट है, एक x2 y2 पॉइंट है, तो इनके बीच का अगर आपको निकालना है कि इक्वेशन क्या होगा लाइन का, क्या होगा, y माइनस वाई वन इज टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है ना, पता होगा आपको। वही से y माइनस वाई बार मतलब ये होता है आपका मीन है, ये क्या है, मीन है, मीन ऑफ y, ठीक है। देखो एक बार हम फिर से इस चीज को लिख के आपको दिखाते हैं, तो क्या लिखा हुआ, y माइनस वाई कॉम्प्लीमेंट, जो आपके पास y बार लगा इसका मतलब क्या होता है, मीन, म्यू y का मीन है, बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो। मतलब इसका ये है कि जो रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन है ऑफ वाई ऑन एक्स, सिंपल, देखो बी वाई एक्स लिखने का मतलब क्या होता है, ये क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है y का x पर, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, तो क्या होगा इसका इक्वेशन, y माइनस मीन ऑफ y इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस मीन ऑफ x, ऐसे ही x माइनस मीन ऑफ x इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस मीन ऑफ y। ये इक्वेशन है लाइन का, लाइन का इक्वेशन है, ये भी लाइन का इक्वेशन है, तो दो लाइन की इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो मीन से होकर के जाता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। तो अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, अगर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो इक्वेशन दी गई है, बोला गया है कि ये दो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि मीन क्या होगा दोनों का, या किसी एक का मीन पूछा जा सकता है, तो मीन आप कैसे निकालोगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लो, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो एक्स का मीन होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो वाई का मीन होगा। समझ में आया ना, बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं, इतना पॉइंट क्लियर है। फिर से रिपीट कर दें हम एक बार, फिर से शॉर्ट में हम पूरा जितना शुरू सभी तक देखें, एक बार शॉर्ट में आपको फिर से रिवाइज कराते हैं, ये पॉइंट सारे आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। अभी जो हम देखें उसका मतलब एक बार हम आपको फिर बताते हैं, रिग्रेशन लाइन अगर आपको दो दी रखी हैं तो क्या करोगे, अगर आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हो, मतलब कि ऐसा पॉइंट जिससे दोनों होकर जाएं, तो कौन सा वो पॉइंट होगा, आपका मीन म्यू एक्स कॉमा म्यू वाई, मतलब जो एक्स का मीन है कॉमा वाई का मीन है, ठीक है। तो इसको देख के आप परेशान मत हो, कितने सारे फॉर्मूले हो गए, क्या होगा अब क्या होगा, बिल्कुल परेशान मत हो। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, अगले मैराथन सेशन में, तो इन सब के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या है इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो एक बार हम शॉर्ट में पूरा रिवाइज करा देते हैं आपको, फिर से स्टार्ट पहले पेज से चलते हैं, और फिर से पूरा पूरा अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे फर्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ डाटा कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। आपके पास डाटा है, उन्हीं डाटा का आपको एनालिसिस करना है, उनको इंटरप्रेट करना है, उनको आपको प्रेजेंट करना है, यही तरीका होता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बार ग्राफ देके आपको समझ में, एक्स एक्सिस में क्या रखना है, आपको क्वांटिटी रखनी है, हिंदी रख दो आप, हिंदी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले 80 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे करके हम लोग बार ग्राफ को समझते हैं। इसके बाद एक हिस्टोग्राम था, हिस्टोग्राम में एक रेंज रहती है, एक्स एक्सिस में आपका रेंज रहेगा, 0 to 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो वाई एक्सिस में देख सकते हो आप, ये हिस्टोग्राम का तरीका है। पाई चार्ट में क्या करना है, आपके पास एक सर्कुलर फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है, इस सर्कल के आप अलग अलग पार्ट कर दो, सेंटर देखो जो आपका सेंटर है, ये तो सेंटर यहाँ पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहीं से क्या अलग अलग पार्ट बना दें, ब्लू का अलग पार्ट, पिंक का अलग पार्ट, ग्रीन का अलग पार्ट, येलो का अलग पार्ट, व्हाइट का अलग पार्ट, ये सब अलग अलग पार्ट कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आप मार्केट गए, तो आप मार्केट में गए तो एक सब्जी वाले की दुकान पे या फल वाले की दुकान पे खड़े हुए, ठीक है, और आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, पाई चार्ट आप समझना चाहते हो, क्या करोगे, देखोगे वहां पे मान लो कि जितने भी टोटल फल हैं, मान लो कि आपके पास 1000 फल है उसकी दुकान पे,
और अलग अलग फल, कुछ सेब है, कुछ केला है, कुछ संतरा है, कुछ नींबू है, ऐसे करके सारे फल रखे हुए। तो उसको देख के अगर आपके अंदर का मैथमेटिशियन जग जाएगा तो आप क्या दिमाग में लगाओगे, हाँ ठीक है, टोटल 1000 फल है, उसमें से 400 सेब है, 300 केला है, और 200 मान लीजिए कि आपका संतरा है। तो ये सब देख के आप एक पाई चार्ट बना सकते हो। यही पाई चार्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल बड़ा सिंपल, बताए थे आपको क्या करना है। एक रेंज ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन ग्राफ भी बता दिए हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीन मतलब क्या है, एवरेज, जितने डेटा है सबको ऐड करो और नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दो। ग्रुप्ड डेटा के लिए, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए था, ग्रुप्ड डेटा के लिए भी आपको समझा दिए, क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा दिए कैसे सॉल्व करना है। मीडियन, मीडियन में क्या करना है आपको, सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं तो क्या करना है, n+1/2 वाला टर्म आपको देखना है। मान लीजिए आपके पास 5 टोटल टर्म है, तो 5+1/2, क्योंकि 5 ऑड है। अगर इवन होता है तो n/2 और n/2+1 वाला टर्म के एवरेज निकाल लेना, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए, ग्रुप्ड डेटा के लिए भी हम लोग देख लिए थे, l+n/2 - f/f × h, और इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। अब मोड मतलब क्या होता है, ऐसा डाटा जो कि फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, नहीं सुना। मान लीजिए कुछ डेटा आपको दिए गए हैं, उनमें कोई एक डेटा ऐसा है जो कि बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो जो डेटा सबसे बार आएगा, सबसे ज़्यादा बार आएगा, वो क्या है, बहुलक है, यानी मोड है। और मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मोड, सॉरी, मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सही। और यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड और नो स्क्यूनेस को समझा दिए हम। अगर स्क्यूनेस नहीं है या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होंगे। पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन सबसे बड़ा है, ठीक है, समझा दिए हम पहले ही। वेरिएबिलिटी डिस्पर्सन में आपका रेंज है, मीन डेविएशन, वेरिएशन, ये सब है। रेंज में बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्या है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सिंपल। मीन डेविएशन में हर डेटा में से मीन को माइनस करो, मॉड लगा के ऐड कर दो, जितने डेटा हैं सब में मीन को माइनस करो, मॉड लगा के ऐड कर दो, मीन डेविएशन है। आगे चलते हैं, वेरिएंस क्या होता है, हर डेटा में से मीन को माइनस करो, स्क्वायर करा के ऐड कर दो, ये बता रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10 डेटा है, मीन तो आप आसानी से निकाल सकते हो, वेरिएंस कैसे निकालोगे, हर डेटा में से मीन को माइनस करो, फिर स्क्वायर करा दो। मान लीजिए कि आपका मीन है 4 और डेटा कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 करके से कई सारे डेटा है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, पहले डेटा में से मीन को माइनस करो, 1 - 4, 1 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे डेटा में से मीन को माइनस करो, फिर स्क्वायर करो, तीसरे डेटा में मीन का माइनस करो, फिर स्क्वायर करो, सबको ऐड कर दो, फिर एन से डिवाइड कर दो, तब जितने टोटल डेटा थे उसे डिवाइड कर दो। इसी का एक और वर्जन हम यहाँ पे निकाले थे, क्या, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर सॉल्व करा के। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके जो भी वेरिएंस था उसी का स्क्वायर रूट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन इसका कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सिग्मा अपॉन एक्स बार, सही। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, मीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिग्मा अपॉन म्यू। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन कर देना है। तो अगर कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा तो कंसिस्टेंट कम होगा, ठीक है, ये चीज़ हम आपको बता दिए। और मैजिक टेबल, तो मैजिक टेबल तो भैया एकदम आपको ध्यान ही रखना है, आपके फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए। फिर से हम समझाते हैं आपको, मीन, मीडियन, मोड, आपने ओरिजिन को चेंज किया, मतलब हर डेटा में कुछ कुछ आप ऐड कर दिए या सब्ट्रैक्ट कर दिए, सही है। तो क्या होगा, जो ऐड करोगे वो मीन मीडियन मोड में भी ऐड हो जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट करोगे वो मीन मीडियन मोड में भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो मल्टीप्लाई करोगे वो मीन मीडियन मोड में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिवाइड करोगे वो मीन मीडियन मोड में भी डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। अगर कुछ डेटा आपको दिए गए हैं तो उसका मीन मीडियन मोड तो आप निकाल लोगे। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि हर डेटा को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसका जो मीन नया वाला बनेगा वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैजिक टेबल आपके बड़े काम की है। मीन मीडियन मोड क्लियर है। ऐसे ही वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और आर एक्स वाई क्या होता है, आर एक्स वाई बाद में समझाए हम आपको ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये क्या होता है, सेम रहता है, ओरिजिन के चेंज से अनअफेक्टेड है, मतलब
आप ओरिजिन का चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। कुछ डेटा आपके पास है, आप मीन तो निकाल सकते हो, मीडियन भी निकाल लोगे, मोड भी निकाल लोगे, वेरिएंस भी निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लोगे, सब निकाल लोगे। तो अगर आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल ले रहे हो और फिर बोला जा रहा है कि हम हर डेटा में कुछ ना कुछ और ऐड कर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पुराना वेरिएंस था वही अब भी रहेगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे हर डेटा में तो उससे स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए आपने 4 से मल्टीप्लाई कराया हर एलिमेंट को, तो 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका वेरिएंस, यानी 4 स्क्वायर यानी 16 इंटू पुराना वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, 4 के मॉड, मतलब कि अगर आप हर डेटा को 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 4 इंटू पुराना स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और जो RxY है यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, कोरिलेशन है, सही है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका, कोएफिशिएंट ऑफ, एक सेकंड, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ओरिजिन को चेंज कर दो या आप स्क्वायर को चेंज कर दो, सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन समझा दिए क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x सिग्मा y। और यहाँ पे एक फॉर्मूला ByX इंटू BXY का स्क्वायर रूट है, प्लस माइनस बाहर में लगा दिया है, यानी आर की वैल्यू आप प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। और ByX और BXY क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, BXY क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर R0 है, ध्यान से समझना, R0 है तो रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर, R+1 या -1 है तो रिग्रेशन लाइन पैरेलल, बड़ा सिंपल है। अगर रिग्रेशन लाइन पैरेलल होंगी तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा। उसके बाद हम आपको यहाँ पे समझा दिए, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग अगले मैराथन सेशन में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। अब जो बाकी का डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन, वो अगली क्लास में होगा, ठीक है। तो एक थोड़ा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे करा देते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे करा देते हैं, उसको आप सॉल्व करिए, फिर आपको समझ में आएगा क्या मतलब यहाँ पे हो रहा है। देखो, मान लीजिए कि एक इक्वेशन आपके पास है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, एक मान लीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है, और 3 है, 3, ठीक है। ये दो रिग्रेशन लाइन है, मान लीजिए कि आपके पास ये दोनों रिग्रेशन लाइन है। अगर आपको अब निकालना है मीन, मान लीजिए देखिए क्या है, ये रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन लाइन, ये भी एक रिग्रेशन लाइन है, आपको निकालना है मीन, यानी म्यू एक्स क्या होगा और म्यू वाई क्या होगा। तो कैसे निकालोगे आप, इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपका। देखो ये एक्स प्लस वाई क्या है, 2 है, और 2x माइनस 3y, वाई की जगह पे क्या डाल सकते हो आप, 2 माइनस एक्स, सिंपल, सिंपली सॉल्व करना है इसको बस। ये तो सॉल्व तो आप क्लास 8th 9th में ही करते हैं सर। 6 प्लस 3x, 3 to 5x इज इक्वल टू 9, ये x क्या हो जाएगा, 9/5, x आपका 9/5 है, तो x का जो मीन है वो क्या है, 9/5 आएगा, और 9/5 है पुट करो तो y क्या आ जाएगा आपका, 2 माइनस 9/5, यानी 5 दूना 10, 10 माइनस 9 यानी कि 1/5, तो y क्या है आपका 1/5। तो जो आपका मीन आ गया, यानी कि जो x का मीन है वो क्या है, म्यू एक्स आ जाएगा 9/5, और जो म्यू वाई है वो क्या है, 1/5, सिंपल, समझ में आया ना, बिल्कुल आसान सा था। तो करना क्या है, अगर आपको दो रिग्रेशन लाइन दी गई होंगी तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लो, तो वो इसके मीन से होके जाएगा, सिंपल। तो इंटरसेक्शन पॉइंट करा के जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही मीन बताएगी आपको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन समझ में आया, और कोई क्वेश्चन आप पे कोई नीड हो तो करा दिया जाएगा। चलते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्लियर है ना, सब समझ में आया होगा आपको। अब इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और मिलेंगे इसके आगे की क्लास में, जहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को आप देखिएगा, पूरा ढंग से देखिएगा, समझिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा जो कि स्टैटिस्टिक्स को समझना चाहते हैं। पूरा एनडी का स्टैटिस्टिक्स एक लेक्चर में हम डिस्कस किए हैं कंप्लीट, कोई भी टॉपिक नहीं मिस किए हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हर टॉपिक लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, जिससे
सबका डिस्कशन यहाँ पे कर लिए, सारे टॉपिक का डिस्कशन हो चुका है। अब क्वेश्चन का डिस्कशन करना है अगले मैराथन सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे की डिस्कशन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।